हाँ जी, आ जाओ भाई जवान। अच्छा जी चलो आ जाओ। अब हमारा मेथड कौन सा है? कॉलर। कॉलर यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन। तो समझ लें पहले ये जरा, कॉपी पे लिख कॉपी पे लिख लें या जैसे भी है। कॉलर क्या होता है जी? कॉलर को इंटरेस्ट रेट कॉलर भी कहते हैं। कॉलर को इंटरेस्ट रेट कॉलर भी कहते हैं। जनाब सॉफ्टवेयर छोड़ दें जरा प्लीज, इधर देख लें। वो फिर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना फिर समझ नहीं आएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया, अंडरस्टैंड ना हुआ, फिर वो सवाल समझ नहीं आना आपको जी। कॉलर या इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरेस्ट रेट कॉलर। ये फाइल कहाँ अपलोड होगी? ड्राइव पे। हाँ ड्राइव पे कर देंगे अपलोड, क्या मसला है। लेकिन बेहतर है लिख लो आप साथ साथ अभी कॉलर, क्योंकि अभी जब मैं करवाऊंगा तो फिर आपके सामने होनी चाहिए। कॉपी पे चाहे लिख लो। कॉलर या इंटरेस्ट रेट कॉलर ये क्या होता है? ऑप्शन में ना एक प्रॉब्लम है। ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन एक महंगा तरीन मेथड ऑफ हेजिंग है ड्यू टू प्रीमियम कॉस्ट। आप सबको पता है ऑप्शन महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम कॉस्ट पड़ती है। इसी प्रीमियम कॉस्ट को कवर करने के लिए कि हमें प्रीमियम कम पड़े, जब भी कोई पर्सन, कोई कंपनी दो ऑप्शन एग्रीमेंट करे, क्या करे? दो ऑप्शन एग्रीमेंट करे। एक ऑप्शन एग्रीमेंट का प्रीमियम पे करे, दूसरा ऑप्शन एग्रीमेंट का प्रीमियम आप किसी से वसूल करें। यानी एट अ टाइम कंपनी ऑप्शन होल्डर भी होगी और किसी और ऑप्शन के लिए एज अ राइटर भी होगी। ऑप्शन होल्डर के लिए कंपनी प्रीमियम पे करेगी, ऑप्शन राइटर के तौर पे कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी। तो कंपनी को जो नेट प्रीमियम कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी। बस कॉलर का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉलर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कंपनी दो ऑप्शन एग्रीमेंट करती है। कॉल भी करती है, पुट भी करती है। अब कॉल कब करना है, पुट कब करना है, या पहला एग्रीमेंट कौन सा करना है, वो डिपेंड करेगा कंपनी की ओरिजिनली बोरोवर की पोजीशन है या लेंडर की पोजीशन है। ठीक है। जब भी कोई कंपनी साइमल्टेनियसली दो ऑप्शन एग्रीमेंट करे, एक में वो बायर ऑफ ऑप्शन हो या होल्डर ऑफ ऑप्शन हो, दूसरे में वो किसी को ऑप्शन लिख के दे रही हो, जब लिख के देगी तो प्रीमियम वसूल करेगी। इन दोनों ऑप्शन एग्रीमेंट का मकसद क्या होगा? कंपनी अपनी प्रीमियम कॉस्ट को सेव करना चाह रही है। तो लिखें जी क्या होता है जी? कॉलर क्या है? कॉलर इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट विद टू ऑप्शंस। ठीक है। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कंपनी दो ऑप्शंस करती है साइमल्टेनियसली। टू सेव प्रीमियम कॉस्ट। यानी जब भी कोई कंपनी दो ऑप्शन एग्रीमेंट में साइमल्टेनियसली एंटर होती है टू सेव द प्रीमियम कॉस्ट, तो उस अरेंजमेंट को जिसमें कंपनी दो ऑप्शन एग्रीमेंट में हो रही है उसे क्या बोला जाता है? कॉलर। आपकी शर्ट की कॉलर के दो कॉर्नर होते हैं ना, उन्हीं दो कॉर्नर से ये निकाला गया कि अगर आपकी कंपनी सिर्फ कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट करे, डिपॉजिटर होगी कॉल ऑप्शन, तो वो खाली ऑप्शन है। अगर आपकी कंपनी सिर्फ पुट ऑप्शन एग्रीमेंट करे तो भी वो ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी कंपनी कॉल ऑप्शन के साथ साथ पुट ऑप्शन कर ले या पुट के साथ कॉल कर ले, दोनों ऑप्शन एग्रीमेंट साइमल्टेनियसली करे, तो इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? कॉलर। तो आप कह सकते हैं कॉलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट। कॉल भी होगा, पुट भी होगा, दोनों एग्रीमेंट होंगे, खाली एक नहीं होगा। ठीक है। अब कौन सा एग्रीमेंट कब करना है ये देख लें जी जरा। हमारी कंपनी, अब इसका मैकेनिज्म समझे जरा, ये कैसे काम करेगा। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। हाँ जी, मैकेनिज्म क्या है इसका?
अगर आपकी कंपनी हमारी कंपनी की पोजीशन या हमारी कंपनी डिपॉजिटर की पोजीशन पर होगी, डिपॉजिटर या इन्वेस्टर, या हमारी कंपनी किसकी पोजीशन पर होगी, बोरोवर की पोजीशन पर होगी। ठीक है, मुझे बताएं डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है या गिरने का रिस्क होता है? हाँ जी बताइए जी, डिपॉजिटर जो होता है उसको क्या रिस्क होता है? उसको रिस्क होता है कि जो इंटरेस्ट इनकम का रेट है, ये ना हो कि हम जब डिपॉजिट करवाने जाए तो इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो डिपॉजिटर को फॉल इन इंटरेस्ट रेट की टेंशन होती है और ये गिरने वाले रेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो बोरोवर होता है उसको इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का रिस्क होता है। ठीक है, डिपॉजिटर को गिरने का रिस्क है और बोरोवर को बढ़ने का रिस्क है। तो क्या होगा, डिपॉजिटर क्या करता है, पहला जो एग्रीमेंट करता है उसका नाम होता है कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट। डिपॉजिटर पहला कौन सा एग्रीमेंट करता है? कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट। वो एज एन ऑप्शन होल्डर बाय करता है इसको। कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट को एज एन ऑप्शन होल्डर बाय करता है, जिसके तहत ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट लॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मिनिमम इंटरेस्ट रेट। तो इसको फ्लोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लोर। तो डिपॉजिटर क्या करेगा, एज एन ऑप्शन होल्डर किसी पार्टी से अपना मिनिमम इंटरेस्ट रेट लॉक कर लेगा कॉल ऑप्शन का। वो जो मिनिमम रेट होगा उसको फ्लोर भी कहते हैं। प्लस उसके साथ दूसरी पोजीशन, अच्छा ये बात ध्यान में रखना, ये वाला ऑप्शन एग्रीमेंट जो वो करेगा इसके लिए उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहां पे क्योंकि वो ऑप्शन होल्डर है तो इसके लिए आप इसको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कंपनी होल्डर है। साइमल्टेनियसली ये एक दूसरा ऑप्शन एग्रीमेंट करेगा जिसमें कंपनी ऑप्शन राइटर का रोल प्ले करेगी और वो दूसरा पुट ऑप्शन होगा। डिपॉजिटर को बढ़ने का रिस्क होता है कि गिरने का? डिपॉजिटर को किस चीज का रिस्क होता है? तो इन्होंने गिरने वाला रेट प्रोटेक्ट कर लिया, बढ़ने वाली साइड पे इनको कोई रिस्क नहीं है। जितना रेट बढ़ता जाएगा वो इनका फायदा है। डिपॉजिट के ऊपर जितना रेट बढ़ता जाए वो इनका क्या है? ये अपने फायदे में से किसी और को पार्टिसिपेट करवाने के लिए एक एग्रीमेंट लिख देते हैं कि इससे ऊपर फायदा तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है, जिस पार्टी को वो ये फायदा दे रहे होते हैं ना कि यार तुम ले लेना बाकी फायदा ऊपर वाला, बस तुम मुझे क्या दे दो, ऑप्शन का प्रीमियम दे दो। तो कंपनी क्या करती है, एक टाइम पे ऑप्शन होल्डर भी है, दूसरे टाइम पर ऑप्शन राइटर भी है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, अगर ऑप्शन रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी, काउंटर पार्टी, ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी। इसको कैप भी कहते हैं, कैप। इसमें मैक्सिमम रेट लॉक किया जाता है और इसमें जिस पार्टी को आप ऑप्शन लिख के दे रहे हैं आप उससे प्रीमियम रिकवर करेंगे। तो दो बातें हो गई। डायग्राम से समझाऊं तो हमारी कंपनी ने ये जो लोअर है इसको फ्लोर रेट कहते हैं, ये जो अपर है इसको कहते हैं मैक्सिमम रेट को कैप कहते हैं। फ्लोर मिनिमम इंटरेस्ट रेट और कैप क्या होता है? मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट। डिपॉजिटर को गिरने का रिस्क होता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के इसकी तरफ आया तो फ्लोर एक्सरसाइज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए कैप की तरफ गया तो दूसरी पार्टी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी, हम नहीं। कैप और फ्लोर में से कोई एक एक्सरसाइज होना है। हमने फ्लोर एक्सरसाइज करना है, दूसरी पार्टी ने कैप एक्सरसाइज करना है। ये कॉल ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है? पुट ऑप्शन है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? यानी मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरने का रिस्क था तो बिल्कुल मैंने पहले की तरह कॉल ऑप्शन किया लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो मेरा फायदा बढ़ेगा। मैंने अपने फायदे को लिमिटाइज कर दिया। किसी और पार्टी से कहा यार इससे ज्यादा ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट गया ना तो मैं नहीं लूंगा फायदा, तुम्हें दे दूंगा।
इस ऑप्शन के तहत तुम मुझे प्रीमियम दे दो ताकि मेरी कॉल ऑप्शन वाली प्रीमियम कॉस्ट अप टू सम एक्सटेंट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। इन दोनों प्रीमियम को जब वो नेट करेगा, इन दोनों प्रीमियम को जब वो नेट करेगा तो उसकी प्रीमियम कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी? ये जो डिपॉजिटर है। कोई बता सकता है बोरोअर के केस में क्या होगा? बोरोअर क्या करेगा? बोरोअर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है, तो वो पहला ऑप्शन एग्रीमेंट कौन सा करेगा? एज एन ऑप्शन होल्डर वो पहला ऑप्शन एग्रीमेंट करेगा पुट ऑप्शन, जिसको कैप कहते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रेट लॉक होगा और इस पे ये प्रीमियम पे करेगा, प्रीमियम कॉस्ट पे करेगा। साइमल्टेनियसली ये एज एन ऑप्शन राइटर किसी दूसरी पार्टी को कॉल ऑप्शन सेल करेगा, सेल कॉल, बाय पुट सेल कॉल, और कॉल ऑप्शन में मिनिमम रेट लॉक होगा, मिनिमम रेट। इस पे ये दूसरी पार्टी से, काउंटर पार्टी से प्रीमियम रिकवर करेगा। इसको कॉलर कहते हैं। यानी एट अ टाइम दो ऑप्शन एग्रीमेंट, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आ रही लोगों? डिपॉजिटर ने गिरने को प्रोटेक्ट करना है, बढ़ने को प्रोटेक्ट नहीं किया, बढ़ने पे फायदा किसी को दे दिया। बोरोअर ने बढ़ने को प्रोटेक्ट करना है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता रहे तो लोन सस्ता हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक सस्ता खुद इंजॉय करना है, उससे नीचे रेट चला जाए तो दूसरी पार्टी को इंजॉय करा देना है, और जिस दूसरी पार्टी को इंजॉय कराना है उसे बदले में क्या लेना है? प्रीमियम। जो पहला ऑप्शन है वो नॉन बाइंडिंग है, इसके लिए होल्डर है। दूसरा ऑप्शन में ये राइटर है तो वो ये बाइंडिंग है। तो अपने वाला ऑप्शन इसके लिए नॉन बाइंडिंग है, ये जिसमें ये होल्डर है, ठीक है। दूसरे वाले में राइटर जिसमें है ना, उसमें बाइंडिंग है, उसमें नॉन बाइंडिंग नहीं है। इसके लिए वो दूसरी पार्टी कहेगी तो इसको बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होने, या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होना है या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होना है, डिपेंडिंग अपॉन। तो डिपॉजिटर अगर ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो फायदा इसको मिलेगा, अगर ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो फायदा काउंटर पार्टी को शिफ्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। चलें, अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, आए जरा न्यूमेरिकल पे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं जी, इस क्वेश्चन में बताएं जी, हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी डिपॉजिटर थी कि बोरोअर थी? हमारी कंपनी डिपॉजिटर थी। कितने ऑप्शन एग्रीमेंट करने हैं? एक के दो? जी बताओ भाई, कितने ऑप्शन एग्रीमेंट करने हैं एज एन इन्वेस्टर या एज अ डिपॉजिटर? जो मैंने अभी लिखवाया है, आपने कितने ऑप्शन एग्रीमेंट करने हैं? दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन एग्रीमेंट कौन सा होगा? कॉल ऑप्शन होगा। क्या एक्सरसाइज प्राइस है कॉल ऑप्शन की? नहीं, कॉल ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस क्या है? हाँ जी, 95 की एक्सरसाइज, एक ही प्राइस दी हुई है 95, और प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? 0.8%। बिल्कुल पहले भी ऐसे ही था, लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट ये करेंगे, ये कौन सा होगा? पुट ऑप्शन, और इस पे ये प्रीमियम रिकवर करेंगे। कितना प्रीमियम रिकवर करेंगे? 0.2%। तो इनकी कॉस्ट 0.8% ही रह जाएगी, इनकी कॉस्ट रह जाएगी 0.8% माइनस 0.2% रिकवर फ्रॉम द काउंटर पार्टी 0.6%। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉलर का। आम ऑप्शन में और कॉलर में फर्क सिर्फ ये है, आम ऑप्शन पे आपको जो ऑप्शन एग्रीमेंट कर रहे हैं एज एन होल्डर आपको प्रीमियम देना है, इसमें आपने देना भी है और लेना भी है, जिससे नेट प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा? आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दोनों ऑप्शन जो एग्रीमेंट आपने किए हैं, दोनों एक्सरसाइज नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज होगा, वो कंपैरिजन करके मैं क्लोज द पोजीशन के स्टेप में देखूंगा। चलें जी, लिखें सोल्यूशन कैसे होगा। मैं बिल्कुल ऑप्शन वाला सोल्यूशन ही कॉपी करूंगा। आ जाए जनाब, हेडिंग दें यहाँ पे। हाँ, वही सॉफ्टवेयर पे करेंगे जी, ये वाला जैसे यहाँ ऑप्शन था तो बिल्कुल इसी तरह मैं हेडिंग दूंगा चौथा, बल्कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी में चेंजेस करूंगा। पहला स्टेप, कॉलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जी चौथे नंबर पर हम करने जा रहे हैं। अभी आप लिखेंगे नहीं, पहले आप देखें कॉलर ऑन ट्रेडेड ऑप्शन।
पहले आप अभी देखें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं डाटा कैसे उठा रहा हूं, ये ना हो बाद में आप परेशान हो जी। तो पहला स्टेप क्या है, आज 31 दिसंबर था ना, स्टेप नंबर 1 क्या है, ओपन द पोजीशन, ओपन द पोजीशन। और यकम मार्च को क्या है, यकम मार्च को स्टेप 2 है क्लोज द पोजीशन। जी, ऑप्शन में हमारा यहां पे पहला होता था कॉल ऑप्शन, क्या होता था खाली, तो यहां पर अब आप लिखेंगे परचेज कॉल ऑप्शन टू प्रोटेक्ट, या बस परचेज कॉल ऑप्शन, और नीचे वाली लाइन में लिखेंगे सेल पुट ऑप्शन एज राइटर, और ये परचेज कॉल ऑप्शन एज होल्डर। ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने 2 अलग लाइनों में लिख दिया है। पहले वाले पे प्रीमियम पे करना है, दूसरे वाले पे प्रीमियम क्या करना है, रिसीव करना है। तो अब आपने खाली कॉल नहीं लिखना, आपने कॉल भी लिखना है और पुट भी लिखना है, दोनों। अगर ये बोरोवर होता तो मैंने फिर पता क्या लिखना था, परचेज पुट ऑप्शन और सेल कॉल ऑप्शन, उल्टे लिखता फिर। ये पहला हो गया टाइप ऑफ ऑप्शन। उसके बाद एक्सपायरी डेट वही है, एक्सपायरी डेट क्या है जी, 31 मार्च। स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस क्या है 95। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, वही मेरा ख्याल है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह तो चेंज नहीं हुआ, 40 है। हाँ, प्रीमियम कॉस्ट क्या पड़ेगी, प्रीमियम कॉस्ट जी, तो प्रीमियम कॉस्ट पेमेंट ऑन कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन पे कितना प्रीमियम पे करना है 0.80%, और जो प्रीमियम रिसीव करना है प्रीमियम रिसीट ऑन पुट ऑप्शन एज राइटर, राइटर के तौर पे पुट ऑप्शन पे प्रीमियम आप वसूल करेंगे और होल्डर के तौर पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ जी, कितना प्रीमियम वसूल होगा 0.2%। तो नेट क्या प्रीमियम बचता है, सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा एक कैलकुलेशन है, %0.6% ये प्रीमियम कॉस्ट बच रही है, नेट प्रीमियम कॉस्ट। अब सारे सवाल में यही लेके चलेंगे, नेट प्रीमियम कॉस्ट। यही लालच है बस, कॉलर में यही लालच है कि आपकी प्रीमियम कॉस्ट ऑप्शन की तरह उतनी नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब ये अमाउंट में अगर निकालूं प्रीमियम, हाँ जी, तो कैसे निकलेगी 0.6%, ठीक है, 0.6% इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 40 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख इंटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 3/12 जी, ये आता है जी प्रीमियम कॉस्ट। पहले जो प्रीमियम 40,000 निकला था, मेरा ख्याल है 30,000 निकला है। व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ कॉलर, अगर आपसे को पूछे कॉलर का क्या बेसिक मकसद है, तो आपने कहना है कॉलर का मकसद है कंपनी अपने फायदे को थोड़ा लिमिटाइज करके दूसरी पार्टी से प्रीमियम रिकवर कर ले, प्रीमियम कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रीमियम कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना। चलो, ये खत्म हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा जी, क्लोज द पोजीशन में हमारा पहला ऑप्शन कौन सा है, कॉल, दूसरा कौन सा है, पुट। ये हम यहां पर ऑप्शन होल्डर हैं, इधर हम ऑप्शन राइटर हैं। अभी आपने वो क्लोजिंग के स्टेप्स नहीं लिखने, पहले कंपैरिजन करो, हमारा वाला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या काउंटर पार्टी वाला एक्सरसाइज करेगी। इधर ये आप एक्सरसाइज करेंगे जहां आप ऑप्शन होल्डर हैं, जहां पर आप होल्डर हैं ये आप एक्सरसाइज करेंगे, और ये काउंटर पार्टी एक्सरसाइज करेगी। दोनों की कैलकुलेशन तभी एक्सरसाइज होगा जो पॉजिटिव है। आ जाओ जनाब, हाँ जी,
बताओ भी, ये जो 95 की प्राइस थी हमारे कॉल ऑप्शन के लिए, ये क्या थी? हाँ जी, ये बाय फ्यूचर की प्राइस थी। कॉल ऑप्शन में ये बाय फ्यूचर की प्राइस थी 95, और सेल फ्यूचर की प्राइस क्या है? हमने वो क्लोजिंग प्राइस निकाली थी, पता नहीं 95.59 थी कि पता नहीं कितनी थी, 95.95 थी, चेक। वो हमने ऊपर निकाली थी, वो जो ऑप्शन में भी निकाली थी 95.9 थी, सॉरी। हाँ, वही हम अपने ऑप्शन में तो वही डाटा फिल करेंगे 95.9, और बाय फ्यूचर की प्राइस क्या है जो हमने ऊपर लिखी है कॉल की, 95 थी। तो बताएं जी, गेन आता है क्या आता है? हाँ जी, गेन आता है या लॉस आता है? जीरो 0.9%। इसका क्या मतलब है? हमारे वाला जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करने में हमें फायदा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एक्सरसाइज करें या ना करें, हम अपना ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि उसमें फायदा है तो हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। यस लिखे नीचे। दूसरी पार्टी एक्सरसाइज नहीं करेगी, अब दोनों नहीं एक्सरसाइज होने होते, कोई एक, लेकिन आप उसको वेरीफाई भी करो कि वाकई वो पार्टी एक्सरसाइज करेगी कि नहीं करेगी। हाँ जी, जो हमारे लिए बाय फ्यूचर था वो उसके लिए सेल फ्यूचर है, जो हमारे लिए बाय फ्यूचर है वो उसके लिए क्या है? सेल फ्यूचर है। और जो हमारे लिए सेल फ्यूचर है वो उसके लिए क्या है? बाय फ्यूचर। जी कितना है जी? 95.9। ये तो 95 है, उसके लिए हमने उसको पुट सेल किया था ना, ऐसे ही है ना, सेल पुट ऑप्शन, तो उसके लिए ये पुट ऑप्शन जो है ये सेल फ्यूचर के बराबर था, तो 95 सेल फ्यूचर। हाँ जी बिल्कुल 95। बाय फ्यूचर उसके लिए क्या होगा? उसने अपने फ्यूचर की प्राइस निकालनी है, तो उसके फ्यूचर की प्राइस किस तरह निकलेगी? ये वाले इसकी बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे 90, हाँ जी 5 के हिसाब से, तो ये ओपन, ये हमने जैसे निकाला था वैसे ही निकालना पड़ेगा। आके ज़रा चेक करते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिस डिफरेंट क्यों होगी? जी उसके लिए बेसिस डिफरेंट क्यों होगी? चेक करता हूँ ना उसके लिए। यही होगा, उसके लिए भी 95.9 ही होगा, वही होगा 95। मैं वही देख रहा हूँ कि उसके लिए डिफरेंट तो नहीं है। नहीं, उसके लिए ये बाय फ्यूचर 95.9, उसका तो मेरा ख्याल लॉस निकल रहा होगा ये, कि गेन निकल रहा है। चेक कर लेते हैं। उसके बाय फ्यूचर की प्राइस है 95.9 और उसके सेल फ्यूचर की प्राइस, उसके लिए तो ये लॉस निकल रहा है। ये मैंने असल में फॉर्मूला इसके हिसाब से लगाया हुआ ना, डिलीट, ये माइनस में निकल रहा है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सरसाइज करेगा? क्योंकि उसको उसके ऑप्शन पे लॉस हो रहा है, तो लॉस उसके लिए तो बाइंडिंग है ही नहीं। या हमारे पे गेन निकलेगा या उसके वाले पे गेन निकलेगा। अगर हमारे वाले पे गेन निकलेगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर ये वाले पे गेन निकलेगा तो कौन एक्सरसाइज करेगा? काउंटर पार्टी। और ये गेन हमें शिफ्ट करना पड़ना है, ये गेन हमारा नहीं है। अगर यहाँ गेन निकल आता है तो दिस गेन विल बी ट्रांसफर टू काउंटर पार्टी, ठीक है। यहाँ लॉस निकला है, इसका मतलब है वो वाले ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन लैप्स होगा, ये लैप्स होगा, हमारा वाला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ये सारी कैलकुलेशन जाया होगी। बस आगे सारा सोल्यूशन ऑप्शन की तरह ही चलना है। तो अब लिखो यहाँ पे नीचे स्टेप्स क्या आएंगे, वो जो आपने ऊपर स्टेप्स लिखे थे ऑप्शन में वही छाप लो। हाँ जी, क्या स्टेप्स थे?
जी सेल फ्यूचर 31 मार्च क्लोजिंग प्राइस ये वही आ जाएगा, ठीक है। हमारे वाला ऑप्शन क्लोज होना है तो यही स्टेप्स छापा लगा लें। ये लें जी, ये सेल फ्यूचर 31 मार्च क्लोजिंग प्राइस 95.9 है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 40 हैं। टोटल गेन क्या आ जाएगा, टोटल गेन हमारा, टोटल गेन क्या निकलेगा जी 0.90% इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। बच्चे कहते हैं कि फिर तो ये आप असल में ये कह रहे हैं कि ऑप्शन का ही सारा सोल्यूशन छापा लग रहा है। अगर हमने एक्सरसाइज कर दिया तो हमारा वाला छापा लग जाएगा, अगर काउंटर पार्टी ने एक्सरसाइज कर दिया तो वो कैलकुलेशन फिर उसके लिए हो जाएगी। फिर वो जो गेन निकलेगा वो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा जी। ये टोटल गेन इधर कॉपी करें, जी ये हमारा गेन है, इधर कोई गेन हमें उसको नहीं ट्रांसफर करना। नेट आउटकम पे आ जाए, मुकम्मल हो गया ये स्टेप। तीसरा स्टेप है नेट आउटकम। तीसरा स्टेप कौन सा है, सर वो फिर आपने दोबारा तो सेल्फी के किधर, अच्छा वो फिर आप भाई हम अपने ऑप्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, काउंटर पार्टी अपने पुट ऑप्शन की कर रही है। हमें अपने ऑप्शन पे फायदा नजर आ रहा है तो हमने एक्सरसाइज कर लिया, उनको नुकसान नजर आ रहा है वो नहीं एक्सरसाइज कर रहे। दोनों ने इंडिपेंडेंटली ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है क्योंकि दो ऑप्शन एग्रीमेंट हुए हैं। एट अ टाइम दोनों पार्टीज ने चेक करना है कि हमारा वाला ऑप्शन फायदेमंद है कि जो हमने एज अ सेलर दूसरी पार्टी को दिया था वो एक्सरसाइज करेगी, उनका वाला ऑप्शन फायदेमंद नहीं है। मार्केट में मूवमेंट ये आई कि उसको पसंद नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं आपका ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना क्योंकि बाइंडिंग नहीं है उसके लिए। 45,000 आ जाता है गेन। पहले कितना आया था गेन, मेरा ख्याल है पहले भी इतना ही था, इतना ही था ना, क्योंकि हमारा वाला जो ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है। अब आ जाओ जनाब, नेट आउटकम निकालो। नेट आउटकम, नेट आउटकम वाला टेबल बिल्कुल जो प्रीमियम जैसे ऊपर निकाला था ऑप्शन में, किधर गया ये था। इस सोल्यूशन में सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो जो प्रीमियम कॉस्ट 0.80 अब हमें 0.80 नहीं पड़ेगी, 0.60 पड़ेगी, बाकी सोल्यूशन सेम छापा। तो बच्चे कहते हैं फिर सर इसका मतलब है सिर्फ एक चीज को देखना है कि हमारा ऑप्शन फायदेमंद है कि उसके वाला। ये पहली चीज सेम आएगी, ये भी सेम आएगा 0.90, और ये प्रीमियम कॉस्ट जो आएगी ये -0.60 आएगी बस, 0.60। जो सॉल्यूशन में मेन चेंज आया, एक तो प्रीमियम कॉस्ट पे चेंज आया, दूसरा चेंज ही आया कि अब आपको दो ऑप्शंस की कंपैरिजन करना है, कॉल को भी देखना है पुट को भी देखना है। एक इनमें से एक्सरसाइज होगा दूसरा नहीं होगा। अच्छा अगर कभी ऐसा होता, मिसाल दे रहा हूं, अगर कभी ऐसा होता कि हमारे वाला जो कॉल ऑप्शन है ये माइनस शो कर रहा होता और वो प्लस में शो कर रहा होता, तो इसका मतलब क्या था, हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काउंटर पार्टी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी। फिर जितना भी वो गेन निकलेगा वो गेन आपको उसको देना पड़ेगा। निकालना गेन ही है लेकिन वो गेन आपका नहीं है, ये गेन आपने उसको ट्रांसफर करना है। तो वो फिर नेट आउटकम में वो नेट आउटकम में जाके माइनस होगा, वो गेन हमें रिसीव नहीं होगा, गेन ट्रांसफर करना पड़ेगा काउंटर पार्टी को, वो गेन माइनस के तौर पे लिखेंगे फिर यहाँ पे। यानी गेन रिसीव्ड होता है जिसमें आप ऑप्शन होल्डर हैं, इसका गेन रिसीव होगा, इसका गेन रिसीव होगा और इसका गेन आपको फॉरगो करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितना गेन आपको मिलना था ये गेन आपने उसको पार्टिसिपेट करवाया तो ये गेन आपको फॉरगोन करना पड़ेगा अगर पॉजिटिव आ जाता, लेकिन यहां आया नहीं पॉजिटिव। जी पता लग गया क्या हुआ ये, यानी दो एग्रीमेंट्स हैं, दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज होगा, या आपका वाला या दूसरी पार्टी वाला। आपका वाला एक्सरसाइज होगा तो आपको गेन मिल जाएगा, दूसरी पार्टी वाला होगा तो जितना गेन है वो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। आपने यही तो उसको लालच दिया था कि यार अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं ऑप्शन, दोनों सेम पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, दो डिफरेंट पार्टीज हैं, आपने किसी और पार्टी के साथ किया है, ये किसी और के साथ किया है, दोनों डिफरेंट पार्टीज हैं। कॉल ऑप्शन वाला गेन आपको मिलेगा, पुट ऑप्शन वाला आप उसको ट्रांसफर करेंगे, डिपेंड करता है मार्केट में फ्लक्चुएशन क्या आई है।
आपके वाला अगर बेनिफिशियल है, गेन जनरेट कर रहा है, तो यू विल रिसीव। दूसरी वाली पार्टी का गेन जनरेट हो रहा है तो उसको शिफ्ट करेंगे गेन। लें जी, अब इसका रिकमेंडेशन करनी है जी। आ जाए जनाब, रिकमेंड करना है, हमने रिकमेंड करना है इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है। हाँ जी, रिकमेंडेशन में आए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेस पे कौन से मेथड से हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेट आ रहा है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेट आप किस मेथड में कमा रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम है ना, सबसे ज़्यादा किस में कमा रहे हैं। फॉरवर्ड रेट में मेरा ख्याल है हम कितना कमा रहे हैं। फॉरवर्ड रेट में, फॉरवर्ड रेट में हमारा जो कमाई आ रही है 4.3%, फ्यूचर में आ रही है 4.7, ये ज़्यादा है 4.7। आगे देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में तो वैसे ही कम होगी ड्यू टू प्रीमियम कॉस्ट 3.6, और ये वाला कॉलर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा जी। तो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ हेजिंग क्या है। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम रेट। हाँ जी, कंपनी शुड मैनेज इट्स इंटरेस्ट रेट risk on USD investment by using interest rate future, and company will, हाँ जी, interest rate futures, and company will be able to earn इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.7%। अगर ये इंटरेस्ट रेट मैनेज ना करते, सुन लें, अगर ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज ना करते तो ये 4% इनकम कमा सकते थे। कितनी कमा सकते थे। यकम मार्च को 4% रेट है ना, ये 4% कमा सकते थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वजह से ये 4% की बजाय कितना इनकम कमाने की पोजीशन में आ गए हैं, 4.7%। 4.7% इनकम कमाने की पोजीशन में ये आ गए हैं जी। अगर ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज ना करते तो ये 4% यूएसडी पे इनकम कमा सकते थे। अब ये उसी यूएसडी इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम कमा पा रहे हैं, 4.7%। चलिए जी, ए पार्ट मुकम्मल हो गया है। तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऊपर कॉपी कर लें और इसका प्रिंट निकाल लेते हैं जी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगला बी पार्ट। बी पार्ट बड़ा छोटा सा है, वो मैं सॉफ्टवेयर पे कराने से पहले पेज पे कराता हूं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए वो क्या क्या रहा है। ऊपर आके कॉपी करें। अच्छा, मेरा ख्याल है ए और बी पार्ट दोनों ही इधर कॉपी करने हैं, क्योंकि अगले पेज पे मेरा ख्याल है अगला सवाल है जी। तो ए और बी पार्ट दोनों इधर ही करने हैं, ठीक है, कोई नहीं। वैसे तो ये ऑटो पे सेव हो जाता है, ठीक है, हो गया होगा पीछे सेव, चेक करते हैं। हैं? नहीं घूमता, मैं नहीं मानता। ये लो, ऐसा नहीं होता, ये है ना, ये देखो ऑटो पे सेव हो रहा भाई। आ जाओ जी, पार्ट बी की तरफ आते हैं। और ठीक है, समझ आ गया, ये फॉर्मेट वर्किंग भी साथ आ गई, ठीक है, वो रिकमेंडेशन भी आ गई हमारी है। वो लाइनर में छोड़, वो गायब भी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग करने पे टाइम ही ज़ाया होता है। हाँ, बस इस तरह कर सकते हैं, बाकी वो अंडरलाइन वो सब गायब हो जाती हैं लाइनेशन जी। अच्छा, इसके पार्ट बी में वो क्या कहता है। हाँ जी, फाइनेंस डायरेक्टर का क्या प्रपोजल था। अच्छा, पार्ट बी में वो क्या कहता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एज एट 1 सितंबर बेस्ड ऑन द फाइनेंस डायरेक्टर प्रपोजल। फाइनेंस डायरेक्टर का प्रपोजल क्या था, वो कहता है तुम्हें जो यकम मार्च वाले दिन 10 मिलियन मिलेगा ना, उसको बैंक में क्या करा देना, डिपॉजिट करा देना 6 माह के लिए।
कितने माह के लिए डिपॉजिट कराना? 6 माह के लिए। तो जब तुम 6 माह के लिए डिपॉजिट कराओगे कितने % इंटरेस्ट पे डिपॉजिट होगा? मार्केट के मुताबिक करते हैं तो 4% पे डिपॉजिट होना था। इसी 4% को ही तो हमने रिस्क मैनेज कर करके अभी कितने पे लेके गए हैं? 4.7%। 4.7% कमाया ना हमने। तो ये उसने नीचे बोल्ड में भी कहा है कि भाई आपने जो ऊपर वाली रिस्क मैनेजमेंट में अभी हाईएस्ट रेट निकाला है ना, उस हाईएस्ट रेट को लेके चलना है आपने इस पार्ट में। इस पार्ट में जो ऊपर वाले पार्ट का जवाब आया ना, हाईएस्ट इंटरेस्ट इनकम का रेट, जो कि हमारा फ्यूचर में आया 4.7%, तो आपने उसको यूज करते हुए इफेक्टिव रेट निकालना है। अब इसके मुताबिक मैं क्या करना चाह रहा हूं, डायरेक्टर का प्रपोजल क्या था, अभी लिखना नहीं आपने। डायरेक्टर का प्रपोजल ये था, साथ साथ नहीं लिखना। डायरेक्टर का प्रपोजल क्या था जी? 1 मार्च और 1 सितंबर। डायरेक्टर ने कहा था कि हमें $10 मिलियन जब वसूल हो तो हम इसको बैंक में क्या कर दें? डिपॉजिट करा दें। और जब आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो आपको इसके ऊपर इनकम मिलेगी। 6 माह के लिए डिपॉजिट करा दें तो आपको इस पे इनकम मिलेगी। कितनी इनकम मिलेगी? अगर हम मार्केट के रेट पे कराते तो SOFR का रेट 4% था, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट में कहा है कि आपने वो हाईएस्ट इफेक्टिव रेट लेना है जो आपने ऊपर लिख के निकाला है रिस्क मैनेज करके। माइनस 4.5 नहीं करना क्या चीज? 4.7%। इसमें नहीं, वो सिर्फ एक्चुअल उसके लिए इस्तेमाल होता है। और यार उसमें से हो चुका हुआ है ना 4.7 के अंदर -0.5। नहीं, इसके अंदर ये डिपॉजिट जब करेंगे तो SOFR माइनस 0.5 जी नहीं, ये 4.7% के अंदर आ चुका हुआ है माइनस होके। भाई क्या कर रहे हो तुमने? ये 4.7 कहां से उठाया भला? मैंने हमने वो फॉरवर्ड जी नहीं, गलत, फॉरवर्ड से नहीं उठाया। तो फ्यूचर में ये जो 4.7 है इसके अंदर ये 0.5 आ चुका है भाई 3.5 के अंदर। क्या कर रहे हो? सारा ये जवाब उठा रहा हूँ ये। तुमने यही तो रिकमेंड किया अभी पार्ट ए में। क्या रिकमेंडेशन हमने की है कि भाई आप अगर अपना इंटरेस्ट इनकम को फ्यूचर से मैनेज करें तो इतना इनकम कमा सकते हैं। तो ये 4.7% के अंदर सब कुछ शामिल है जी। बताना जरा ये क्या अमाउंट आती है अगर हम 4.7% के रेट पे 6 माह के लिए इन्वेस्ट कर दें। 4.7 कहां से आया है? ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वाला आंसर था। फाइनेंस डायरेक्टर का प्रपोजल क्या है भाई? तुम $10 मिलियन को जमा करा दो बैंक में, और कराना तुमने मार्केट रेट पे नहीं है, जो ऊपर से रिस्क मैनेज करके हाईएस्ट रेट निकाला है वो उस पे कराना है वो 2,35,000 जी। 10 मिलियन पे 4.7%, 6/12 करके, फिर उसके अंदर 10 मिलियन भी तो पड़ा होगा, खाली इंटरेस्ट थोड़ी पड़ा होगा। 10 मिलियन की अमाउंट भी पड़ी होगी, तो फ्यूचर वैल्यू तुमने निकालनी है। तुमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 10 मिलियन इंटू 1 प्लस 4.7% इंटू 6/12 क्या अमाउंट आती है? जी 10 मिलियन को आप 4.7% पे अगर जमा करवाएं पर एनम तो क्या आता है? 5235,000 USD। 52 तो आ ही नहीं सकता। 10 मिलियन से ऊपर जवाब आएगा बेटे, 10 मिलियन से ऊपर जवाब आना है। 10 मिलियन से ऊपर जवाब आना है। आप बैंक में, फाइनेंस डायरेक्टर कहता है भाई 10 मिलियन को तुम बैंक में जमा करा दो, तो 4.7% इंटू 6/12 जी 10 मिलियन। मेरे पास ये आ रहा है 10235,000। ठीक है, इतने पैसे अगर तुम 10 मिलियन 1 मार्च वाले दिन जमा कराओ तो 1 सितंबर वाले दिन तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? 10,235,000। जब तुमने ये पैसे बैंक में जमा करा दिए, इसका मतलब है तुम उन पैसों को बिजनेस में यूज नहीं कर पाओगे। जब तुम बिजनेस में यूज नहीं कर पाओगे तो तुमने इसको जो कन्वर्ट करके PKR में कन्वर्ट करना था, तुम्हें उतनी अमाउंट का PKR बैंक से बोरो करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम अपने पैसे कहीं और फंसा बैठे हो। तो तुम्हें PKR की बोरिंग करनी पड़ेगी। कितनी अमाउंट तुम बोरो करोगे? अगर तुम PKR में कन्वर्ट करते तो ये अमाउंट 280-82 के हिसाब से पता नहीं कितनी बननी थी। हाँ जी 282 के हिसाब से,
282 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, ये बिल्कुल मनी मार्केट वाला सोल्यूशन बन रहा है नहीं मनी मार्केट, लेकिन सोल्यूशन मनी मार्केट की तरह बन रहा है। तो 10 मिलियन इंटू 282, तो तुम्हारा 2820 मिलियन रुपीस, मेरा ख्याल है 2820 मिलियन रुपीस की ये अमाउंट है जो तुम कर्जा लेके काम चलाओगे अब, क्योंकि तुमने अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करा के फंसा लिए हैं, और इसके ऊपर तुम्हें पीकेआर का सूद पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी जो कि 11% है पीकेआर की। बताओ जी क्या अमाउंट बनती है? 11%, 6 माह के हिसाब से, 6 माह के हिसाब से 15510 जी 155.1 हाँ जी, 1 + 2820 मिलियन, मेरे पास ये आता है पीकेआर में 2975100000। चेक करो 0.5 कर दे। 6 माह का 5.5% बनेगा ना, ये इस तरह बनेगा 2820 मिलियन इंटू 1 + 11% 6 माह का, तो ये अमाउंट बनती है। यही आ रहा है। इसका मतलब है 1 सितंबर वाले दिन तुम्हारे पास 10,235,000 ये जितने भी मिलियन डॉलर हैं उसके बदले इतने पीकेआर हैं जो तुम्हें कॉस्ट पड़ रही है। तो इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 1 सितंबर वाला पूछा उसने, पीकेआर को ऊपर रख लो और डॉलर पे डिवाइड करो, तो क्या रेट तुम्हें पड़ता है? वो जो 282 का रेट है तुम्हें 282 नहीं पड़ेगा, 1023500। हाँ जी, कितना आता है? 290.68। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप फाइनेंस डायरेक्टर की प्रपोजल के मुताबिक 6 माह के लिए पैसे जमा करा देते हैं ना, तो वो जो तुम्हारा $1 282 पीकेआर के तहत चल सकता था, अब वही $1 तुम्हारा 290 के पीकेआर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी तुम्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, $1 के बदले जो पहले 282 रुपए मिलने थे कन्वर्ट होकर अब तुम्हें $1 के बदले 290 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन 6 माह के लिए तुमने अपने फंड्स को कॉम्प्रोमाइज भी किया है, वो पैसे तुमने कहां फंसा दिए? डॉलर में। ये सोल्यूशन लग मनी मार्केट की तरह है, लेकिन ये एक्चुअली मनी मार्केट नहीं है। इसी सारे सोल्यूशन को बड़े लंबे तरीके से है। शॉर्टकट सोल्यूशन क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपने फॉरवर्ड रेट या फ्यूचर का एक्सचेंज रेट निकालना हो तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्पॉट रेट इनटू 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी और 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड करेंसी। ये फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे पास डायरेक्ट ये जवाब आ जाएगा 290। लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, स्पॉट रेट क्या था आज का? 282 पर डॉलर। ऊपर पीकेआर का इंटरेस्ट रेट आएगा 11% 6 माह के लिए, और नीचे यूएसडी का इंटरेस्ट रेट आएगा, लेकिन 4% नहीं आएगा, 4.7% 6 माह के लिए। सॉल्व करो तो वही जवाब आ जाता है जल्दी, फ्यूचर का जो भी रेट, इफेक्टिव रेट। कितना आता है? वही आ रहा है 290.68। तो वो कहना क्या चाह रहा है? एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप आज 10 मिलियन को पीकेआर में कन्वर्ट करने की बजाय 6 माह वेट करके कन्वर्ट करते हैं तो आपकी पॉकेट में $1 के बदले इतने पीकेआर आएंगे। अगर आज कन्वर्ट करते तो 282 रुपए आने थे, 6 माह बाद डिपॉजिट की वजह से तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। बस ये पूछा उसने कि जब तुम आज से 6 माह बाद कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारी जेब में कितने पीकेआर आएंगे, ये कहना चाह रहा है। अब वो ये सारी लंबी कैलकुलेशन तुम कर लो या ये एक लाइन की कैलकुलेशन कर लो, जवाब सेम आता है। ये जरा जल्दी हो जाएगा। आई कैप ने
ये वाले सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती ये ऐसे क्यों किया है। वो लेंथी सॉल्यूशन से बचना चाह रहा था। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर पे इसको करता हूं तो वो कैसे होगा? सॉफ्टवेयर पे जी छापा लगाना है, आप खुद ही करना, बाद में लिखना। चलो लिख लो। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी इस रिक्वायरमेंट का मतलब कई लोगों को पेपर में समझ ही नहीं आया था क्या मांग रहा है। एक्चुअली डायरेक्टर ये कह रहा था तुम 10 मिलियन को अभी पीकेआर में कन्वर्ट ना करो, 6 माह तक बैंक में रखवाओ, फिर देखना तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे। हमने वही चेक किया, तो 6 माह बाद जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर को पीकेआर में, तो वो 290 का $1 कन्वर्ट हो रहा है। ये एक तरीके की वैसे हेडिंग ही है उसमें। हाँ, उसने अपना टाइम 6 माह के लिए पैसे लगा के पैसे बढ़ाए हैं, रिस्क मैनेज किया है अपना थोड़ा सा। वैसे तो उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, मतलब उसने कमाई की है थोड़ी सी बैंक के डिपॉजिट से। बड़ा बहुत बेहतर होंगे या सूद उठा रहे हैं ऐसा। समर 25 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने करके लाना है नेक्स्ट टाइम। समर 25 का वो फॉरेन करेंसी पे है और करना भी सॉफ्टवेयर पे है, रिवाइज कर लेना। समर 25 क्वेश्चन 3, ठीक है। हैजिंग का ही है लेकिन करेंसी का, फॉरवर्ड मनी मार्केट फ्यूचर। अच्छा सवाल है समर 25, बहुत मुश्किल नहीं है। कल नहीं है क्लास, कल इतवार है। नहीं, मंडे को है क्लास, तो वो करके आना। उसमें जो बात समझ नहीं आएगी पूछ लेना, लेकिन सॉफ्टवेयर पे करना है। चाहो तो पहले कॉपी शॉपी पे कर लेना, लेकिन बेहतर मैं तो यही कहूँगा कॉपी से बेहतर है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे करो, ताकि तुम्हें पेज मैनेजमेंट भी आए। असूल यही चलेगा कि तुमने इसी तरह पेज मैनेज करना है सॉफ्टवेयर में, कि ये जो कॉलम है, इसी कॉलम का बी कॉलम का मेन इस्तेमाल किया हमने जगह जगह। ये ए कॉलम में तो बस आइटम सीक्वेंस ये वो लिखने के लिए, स्टेप नंबर, डेट। एक मेथड से करना है, दोनों से नहीं सोल्यूशन करना। वो मैंने तो दोनों से किया है क्योंकि मनी मार्केट की तरह सोल्यूशन फॉर्मुलेट हो गया है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉफ्टवेयर पे करते तो वो कैसे होना था जी? डायरेक्टर का प्रपोजल क्या था? अगर डायरेक्टर का प्रपोजल ना माना जाता, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑन फर्स्ट सितंबर, बी रिक्वायरमेंट में, अगर डायरेक्टर का प्रपोजल ना माना जाता, इफ डायरेक्टर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड, देन हम अगर उसको आज कन्वर्ट करते तो देन हमें क्या एक्सचेंज रेट मिलना था? तब हमें मिलना था PKR 282 पर USD। लेकिन अगर हम डायरेक्टर का प्रपोजल मान लेते हैं, इफ डायरेक्टर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जिसका मतलब क्या है? USD 10 मिलियन को डिपॉजिट करा दो 6 माह के लिए। USD 10 मिलियन को डिपॉजिट कराओ, डिपॉजिट फॉर 6 मंथ्स एट 4.7% के रेट पे, जो आपने अभी रिस्क मैनेजमेंट से निकाला है। तो अब आपका इफेक्टिव रेट क्या बनेगा? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑन फर्स्ट सितंबर जी। स्पॉट रेट क्या है? हाँ जी, आज का स्पॉट रेट क्या है?
कितना था जी आज का स्पॉट रेट 282 और पीकेआर का बोरिंग रेट 11% था पूरे साल का, लेकिन हमने 6 माह के लिए निकालना है। पीकेआर का बोरिंग रेट फॉर 6 मंथ्स 11% इंटू 6/12 ये आ गया। उसके बाद यूएसडी का डिपॉजिट रेट फॉर 6 मंथ्स, साल का रेट 4.7% हमने ऊपर वाले पार्ट से निकाला है, तो 6 माह का क्या बनता है जी 4.7% इंटू 6/12, तो इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट जी जनाब 282 इंटू 1 प्लस 0.055 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0235। लो जी, ये अब जवाब आ जाना है आपका, दिस वन इंटू 1 प्लस दिस रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस रेट। लो जी, ये है 290 पॉइंट समथिंग। ये शॉर्ट सोल्यूशन है, जल्दी हो गया, मैंने इसलिए ऐसे कर दिया। अदरवाइज अगर हम चाहते तो मनी मार्केट वाले तरीके से भी लेंथी सोल्यूशन भी कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंस डायरेक्टर शहजादा है, वो कह रहा था कि आज पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो 282 रुपये मिलेंगे, और अगर तुम 6 माह तक के लिए पैसे डिपॉजिट करवा के पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें 290 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट कन्वर्ट हो रही है, $1 ज़्यादा पीकेआर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, $1 ज़्यादा पीकेआर में कन्वर्ट हो रहा है। हमने रिसीट को कन्वर्ट करना था ना, रिसीट अगर हाई कन्वर्ट हो रही है तो बेहतर है जी। तो आज की डेट पे 282 रुपये में $1 कन्वर्ट होना था, और 6 माह बाद 1 सितंबर को $1 290 पीकेआर में कन्वर्ट होगा, तो हायर वैल्यू पे कन्वर्ट होगा। इसीलिए बेहतर है कि हम डिपॉजिट करवाएं। रिकमेंडेशन नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन मांगी है। मैं रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ, मांगेगा तो करनी है, वैसे रिकमेंडेशन नहीं मांगी उसने। चेक कर लेता हूँ कि उसने रिकमेंडेशन तो नहीं मांगी, बस उसने क्या कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अगर वो रिकमेंडेशन मांगता है तो वाकई रिकमेंडेशन बननी थी कि भाई वो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ज़्यादा, और वो भी हमने मार्केट रेट पे 4% नहीं कमाई, हमने 4.7% कमाई है, जो ऊपर से एफआरए से आई है, ओ फ्यूचर से आई है। चलो मुकम्मल हो गया, बस ठीक है। अब इसको भी मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ये आंसर है हमारा, कंट्रोल C और ऊपर जाकर कंट्रोल V। ये लें जी, पार्ट B हो गया कॉपी उसी के नीचे। ठीक है, वैसे नहीं ये नीचे जाना, उसने स्क्रॉल नीचे नहीं होगा, आपको वहां पे माउस ला के वहां कॉपी करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये एंटर मारेंगे तो शायद, हाँ जी। मैं तो वैसे इसके कॉलम शॉलम नहीं छेड़ता, अजीब सी शक्ल ही बन गई, पता नहीं क्या है सारी हिल हुल गया है। चलो नीचे सोल्यूशन हमारा ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक्सेल पे ही आई कैप को चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या करते हैं ऊपर का। लेकिन ये भूलना जाना वहाँ पे पेपर में, पिछली दफ़ा हुआ है लोगों के साथ कि वो नीचे ही छोड़ा है, टाइम ख़त्म हो गया था, साथ साथ ही ऊपर कॉपी करी जाना है। ये छोड़ना नहीं है, एकदम बंद होना है पेपर, तुम्हें पता भी नहीं चलना। तुम सोच रहे होगे अभी पढ़े 5 मिनट, तो साथ साथ ही कॉपी करी जाना है। हाँ, वो 5 मिनट बाद में कर लूँगा, बाद बूद में कोई नहीं टाइम मिलना।
हाँ, पूरा सवाल करके भी पिछली दफा कई लोगों ने कॉपी करना भूल गए। अब जिसने पूरा सवाल कर लिया और कॉपी नहीं किया, अच्छा बाद में करता हूँ, तो वो फिर भाई जो दुख होता है ना वो वो 6 महीने की कॉस्ट है, वो 5 मिनट 6 महीने के बराबर है, सही कह रहे हो। चलो अब आपने सॉफ्टवेयर पे कौन सा सवाल करके आना है, समर 25 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये करके आना है, आसान सवाल है, कराना। जो नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, लोकल और इंटरनेशनल, लोकल इंटरनेशनल और बीच में एपीबी भी। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें सवाल जो आया हुआ है विंटर 25 में शायद इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में लोकल भी कवर हो ही जाती है काफ़ी हद तक। बस एपीबी करें बेहतर है, रिवाइज तो सब करके आना। समर 25 में एपीबी आया हुआ है, समर 25 में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।